जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी के साथ और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते हम सेगमेंट लेके आते हैं हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो इस बार हम लोग जो है हेल्थ पे आए हुए हैं और हेल्थ का जो सेगमेंट हम लोगों ने चूज़ किया है वो है बाल रोग विशेषज्ञ। बाल रोग पे हम लोग बात करेंगे क्योंकि बाल रोग अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर गाँव के बेल्ट को भी ले लें, अगर गाँव के वाले सराउंडिंग बेल्ट को ले लें तो वहाँ पे लोग इतने अवेयरनेस नहीं है जो कि बाल कैसे बच्चों को देखभाल किया जाता है या कब उसको जो है कैसे नहवाया जाता है, धुलाया जाता है। तो इस सिलसिले में हम लोग आए हुए हैं ओमेगा प्लस हॉस्पिटल जो कि चितईपुर चौराहे पर सुंदरपुर रोड है और DLW के पास है। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं डॉक्टर कंचन शुक्ला के पास जो कि बाल रोग विशेषज्ञ है। मैडम, आपने हम लोग के लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। और आपका परिचय हमारे दर्शक जो है जी, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला हूँ और मैं बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। ओमेगा प्लस हॉस्पिटल में हमारा एक छोटा सा NICU सेटअप है, PICU है, रेगुलर OPDs हैं। यहाँ पर हम छोटे बच्चे यानी कि 0 डे से लेकर के 17 साल तक की उम्र तक के बच्चों का हम लोग इलाज करते हैं, चाहे वो गंभीर रोग वाले हों या रूटीन OPD केयर वाले हों, मौसमी बीमारियों वाले हों। इसके अलावा हम लोग छोटे बच्चों से लेकर के बड़े लोग जो भी उनके ग्रैंड पेरेंट्स तक का सबका टीकाकरण वगैरह करते हैं। और मैंने MBBS DNB पीडियाट्रिक्स किया हुआ है और इसके साथ ही मेरा 12 साल का अनुभव अपने क्षेत्र में है और विभिन्न चिकित्सालयों में मैंने कार्य किया है, वाराणसी में भी। और अब मैं यहाँ काफ़ी टाइम से ओमेगा प्लस हॉस्पिटल से संलग्न हूँ और यहीं पे अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मतलब सवाल हम लोग शुरू करते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही, क्योंकि कहते हैं बच्चे जो हैं वो किसी भी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। जो हमारे बच्चे ही स्ट्रांग, मजबूत अगर नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो देश स्वस्थ नहीं होगा। सबसे पहला सवाल मैडम ये शुरू होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है वहीं से जो है वो शुरू हो जाती सारी प्रक्रिया। तो पहला ये कि जन्म लेने के बाद आप कैसे समझ सकती हैं, क्या ऐसा देखती हैं कि मानती हैं कि बच्चा स्वस्थ है, इसको किसी तरीके का शारीरिक या मानसिक बीमारी नहीं है? देखिए, मानसिक बीमारी तो खैर नवजात शिशु में क्या नाम, जी बिल्कुल। हाँ, जहाँ तक शारीरिक विकारों की बात है तो कोई भी छोटे बच्चे जिसका जन्म होता है, एक नवजात शिशु जिसका जन्म होता है, उसमें पहली चीज़ तो जो विकारों की शुरुआत होती है वो एंटीनेटली होती है, यानी जब वो बच्चा माँ के गर्भ के अंदर रहता है, अगर माँ को कुछ समस्या है तो हम लोग ये एंटिसिपेट करते हैं, हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि हो सकता है आने वाले शिशु में भी कुछ समस्याएं हों। जैसे अगर समय से पहले डिलीवरी हो रही है और गर्भाधान हो रहा है तो इसका मतलब बच्चा हमारा समय से पहले निकलेगा और एक जो नवजात शिशु प्रीमैच्योर है उनकी जो भी समस्याएं होती हैं वो सामने आने वाली हैं, तो हम उसके लिए तैयारी रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है, बच्चे को देखने के बाद बच्चा रोया या नहीं रोया जन्म के तुरंत बाद, उससे भी हम एनालिसिस करते हैं कि बच्चे में कोई विकार आगे डेवलप होगा या नहीं होगा। तीसरी चीज़ जो है, बच्चे की श्वास की गति क्या है, हृदय कैसा चल रहा है, हृदय गति कैसी चल रही है, उसकी शरीर की बनावट में किसी प्रकार की कोई खराबी तो नहीं है, कोई ऐसी बनावटी खराबी है तो उसका सर्जरी करना है नहीं करना है, और अगर सांस में, हृदय में किसी तरह की कोई परेशानी है, किसी सिस्टम में कोई दिक्कत है तो फिर हम लोग उस हिसाब से उसका इलाज प्लान करते हैं जी। मैडम, यहीं पर होता है कि नवजात बच्चे को जो टीका लगना है वो कब कब लगता है और किन किन परिस्थितियों में? क्या बच्चा जो हम तो सुने कि जैसे ही पैदा होता है उसको फिर 1-2 टीके जो होते हैं वो अभी आपके द्वारा हमको भी पता चल जाएगा वो लगते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं और कब कब लगाया जाता है और कितने साल तक बच्चों को? जैसे कि ऑपरेशन इंद्रधनुष चल रहा है, गवर्नमेंट की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, तो ये कैसे? देखिए, बच्चे को जो जन्म का टीका होता है यानी जो बर्थ डोज होता है वो 3 टीके होते हैं जो हम लोग लगाते हैं और वो प्रयास यही रहता है हमेशा कि 24 घंटे के अंदर बच्चे को वो टीका मिल पाए। जैसे कि पोलियो की ड्रॉप्स हैं, हेपेटाइटिस B का जो 0 डोज है और BCG का टीका जो हाथ पे लगता है TB से बचाव के लिए। तो ये तीनों टीके जन्म के टीके होते हैं, जन्म के 24 घंटे के अंदर लगाते होते हैं। इसके अलावा 1.5 माह पे, 2.5 माह पे, 3.5 माह पे, उसके बाद 9 महीने पे, 9 माह पे बच्चे को टीका लगता है, उसके बाद 15 माह पे, 18 माह पे, और इस तरह से करके। इसमें 2 चीज़ें हैं, कुछ टीके ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट सेटअप में नहीं लगते हैं, उनको हम लोग प्राइवेट में कवर करते हैं, जैसे कि फ्लू के टीके, टाइफाइड के टीके, चिकन पॉक्स का टीका और हेपेटाइटिस A का जो वैक्सीन है, और इसके अलावा जो HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस
जो गर्भाशय के मुख का जो कैंसर होता है उसके लिए जो टीका है, ये सारे टीके हम लोग प्राइवेट में कवर करते हैं। इसके अलावा जो बचे हुए टीके हैं, जो बाकी टीके हैं, वो ऑपरेशन इंद्रधनुष में सरकार के द्वारा कवर किए गए हैं। कुछ लोग जो प्राइवेट वैक्सीनेशन कराते हैं उनमें हम सभी प्रकार के टीकों का कवरण देते हैं, और जो लोग कुछ गवर्नमेंट में कराते हैं और बचे हुए टीके जो वहाँ नहीं लगते हैं वो प्राइवेट में भी वो हमसे लेते हैं। जहाँ तक आगे आने वाली उम्र का सवाल है कि कहाँ कितनी उम्र तक टीके लगते हैं, तो साहब मैं आपको बता दूँ, बड़ी एक्सक्लूसिव बात यह है कि 65 साल की उम्र के बाद तक भी टीके लगते हैं। कुछ टीके एल्डरली पीपल के लिए हैं, जैसे शिंजरिक्स यानी हर्पीज़ जो अधेड़ी होती है, जो दाने बुढ़ापे में निकलते हैं, उनसे बचाव के लिए भी 55 वर्ष के ऊपर टीके का उम्र आता है। उसको भी 2 डोज में लगाने के लिए अब हमारे पास रिकमेंडेशंस हैं। तो बुढ़ापे तक की उम्र के लिए हमारे पास टीके हैं। हम सभी लोग कोविड से काफ़ी ग्रस्त रहे, वो समय जो बुरा समय था हम सबने देखा, और उस समय जब कोविड का टीका नहीं था, जब फर्स्ट वेव थी हमारे पास, तो भी हमारे पास एल्डरली पीपल के लिए निमोनिया के टीके के रिकमेंडेशंस थे, जिसमें हमें PPSV 13 और PPSV 23 और PCV 13 लगाना था हमें। तो ये उन ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण था जो उन्हें जटिल निमोनिया से बचा सके। तो इनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। हाँ, 10 साल तक, 10 के बाद सीधे 15 साल। फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जो गर्भ धारण करती हैं महिलाएं, उनको टीटी का टीका यानी टेटनस का, जो कि अब टीडैप लगता है, और फ्लू का टीका लगता है गर्भ धारण वाले अवस्था में, और उसके बाद वृद्धावस्था के भी टीके होते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम कि मौसम बदल रहे हैं और ये हर 3 महीने 4 महीने पर, भारत की ये बड़ी खूबसूरती है कि 3-4 महीने बाद मौसम जो है बदल जाते हैं। उस दरमियान कुछ बच्चों के अंदर जो है इन्फेक्शन, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो कि काफ़ी कफ जम जाता है। मैं अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ, काफ़ी कफ जम जाता है, जिससे कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, और क्या बोलते हैं उसको, वो जो भाप दिया जाता है, नेबुलाइज़र क्या है, तो ये ऐसा क्यों होता है, और इसके 1 बार 2 बार के बाद ऐसा क्या किया जाए कि उसको न। देखिए, काफ़ी अच्छा समसामयिक प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये जो बच्चों में, छोटे बच्चों में मौसम के बदलाव के साथ जो निमोनियाज़ होते हैं, ये इसलिए होते हैं क्योंकि जब भी गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी आती है, वो जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, ये जो जीवाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, इनके पनपने के लिए बहुत अच्छा समय होता है। उसी समय ये सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर होते हैं, और वायरल इन्फेक्शंस इस दौरान बहुत कॉमन होते हैं। शुरुआत होती है कॉफ, कोल्ड और फीवर से, खांसी, जुकाम, बुखार से। अगर हम इनको अनदेखा करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लें, इनका उचित इलाज ना करें, डॉक्टर को ना मिलें, तो धीरे धीरे बच्चों में ऊपर वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होकर के वो इन्फेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि फेफड़ों को संक्रमित करने के अवस्था में नीचे पहुंच जाता है, और धीरे धीरे अगर फिर भी हम उसकी अनदेखी करें तो फिर प्रॉपर निमोनिया डेवलप हो जाता है। तो इस संदर्भ में आवश्यक यही है कि जैसे ही कुछ भी तकलीफ लगे, अगर बुखार के साथ खांसी, जुकाम है और खांसी ठीक नहीं हो रही है, लंबी हो रही है, या खांसी के साथ बलगम की आहट सुनाई दे रही है, खांसी का नेचर चेंज हो रहा है, आवाज़ बदल रही है, या फीवर बहुत तेज़ आ रहा है, ज्वर बहुत तेज़ है उसके साथ, तो अवश्य ही डॉक्टर से परामर्श लें। नेबुलाइज़र जो थेरेपी होती है साहब, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि ये वही दवाई होती है जो दवाई हम सिरपों में देते हैं, लेकिन नेबुलाइज़र के जरिए उसकी जो डोज होती है दवाई की, वो 1/1000 गुना कम हो जाती है, और सीधे वो वही काम करती है जहां उसकी आवश्यकता है। इसके अलावा शरीर के किसी भी अंग पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। अच्छा, कोई प्रभाव नहीं होता तो जिसे हम साइड इफ़ेक्ट कहते हैं, चूँकि साइड में नहीं जाती तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो ये एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत तरीका है, दवाई की डिलीवरी सिस्टम है एक तरह का। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं आपसे कहूँ कि आपको यहाँ फुंसी हो गई है, मैं आपको कैप्सूल दूँ खाने के लिए या ट्यूब दूँ लगाने के लिए, आप क्या पसंद करेंगे? तो क्योंकि आपको भी पता है कि जहाँ बीमारी वहीं इलाज चाहिए, मुझे और कहीं इलाज नहीं चाहिए, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो नेबुलाइज़र की खूबसूरती इसी में है, उससे हम लोग ड्रग्स को सीधे फेफड़ों में डिलीवरी करते हैं, वहाँ जा कर के इससे जल्दी लाभ मिलता है और उचित लाभ मिलता है। देखा जाता है मैडम कि अगर एक शिशु है जो कि जन्म लिया हुआ शिशु, नवजात शिशु है,
उसके साथ भी ये समस्या होती है कि रात को अगर आजकल तो डायपर और पैम्पर्स इस तरह की चीज़ें चल गई हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी हमारी जो दूर दराज की महिलाएं हैं वो अभी भी ये यूज़ नहीं करती हैं, तो यूरिन पास करता है बच्चा और वो काफ़ी देर तक पड़ा रहता है, जिसकी वजह से उसकी फिर बॉडी हिट हो जाती है और फिर उसको निमोनिया का रूप धारण कर लेता है। तो ऐसे महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि अलार्म लगा करके टाइम टू टाइम बच्चे की नैपी को चेंज करते रहें। पैम्पर्स और डाइपर्स जब से इवॉल्व हुए हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक सकारात्मक पक्ष है तो एक नकारात्मक पक्ष भी है। ये हमारे ऊपर है कि हम किसी भी सुविधा को किस तरह से लेते हैं। तो कई बार मैं ये देखती हूँ कि डाइपर के अति प्रयोग से डाइपर रैश हो जाता है, बच्चा बहुत देर गीले में रहता है उसी डाइपर में। ऐसा भी नहीं करना है, और अगर डाइपर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी ये ध्यान देना है कि बच्चा गीले में बहुत समय तक ना पड़ा रहे, उसको समय समय पर चेंज करते रहें, देखते रहें। पहले भी जब डाइपर्स नहीं थे बच्चे बड़े ही होते थे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, और तब उन्हें कोई रैश नहीं होता था। आजकल हम पूरी तरह से डिपेंडेंट ना हो जाए, डाइपर को बीच बीच में खोल के बच्चे को, क्योंकि उसमें एयर सर्कुलेशन नहीं होता है तो उसमें हवा लगना जेनिटल्स के पास, ये बहुत आवश्यक है। लास्ट 2 सवाल मैडम। पहला कि कब हमको ये अंदेशा हो जाता है कि बच्चा को मानसिक बीमारी है, जो कि हमारा शुरुआत नहीं था। ये बड़ा ही कष्टकारी चीज़ें हैं कि बच्चा मानसिक रोगी हो गया और उसकी पूरी फ्यूचर या उसका पूरा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो कब हम उसको पकड़ लेते हैं और किन लक्षणों से हम ये समझ सकते हैं और तुरंत डॉक्टर से मिलें? जी, बहुत ही उत्तम सवाल है आपका, और आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये बहुत ही उचित है पूछना और लोगों का जानना भी। देखिए, छोटे बच्चों में जिन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट साइंस, बहुत छोटे कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि आई सी वॉट ब्रेन नोज़, आँखें वही देखती हैं जो हमारा दिमाग जानता है। तो अगर हमारे पास जानकारी है तभी हम उस चीज़ को देख के और समझ पाएंगे कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। और जो चीज़ सामान्य नहीं है, यदि असामान्य है, यदि उसको माँ पहचान लेती है तो हम लोग जल्दी से जल्दी उस चीज़ को ट्रीटमेंट के अंदर ले आ सकते हैं, थेरेपी वगैरह पे ले आ सकते हैं। तो बच्चा सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि समय पे, चाहे वो 3 महीने का है या 6 महीने का है या 8 महीने का है, वो अपने सारे माइलस्टोन्स को अचीव कर पा रहा है या नहीं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे 3 महीने पे अगर आपका बच्चा मुस्कुरा नहीं रहा आपको देख के, माँ को पहचान नहीं रहा, आँखों में देख नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ दिक्कत है। अगर आपका बच्चा 6 से 8 महीने का हो गया है और अब वो बैठ नहीं पा रहा है, पलट नहीं रहा है, शरीर को टाइट किए हुए है, तो कहीं ना कहीं कुछ असामान्यता है। इसके लिए डॉक्टर को ज़रूर मिले। फिजियोथेरेपी या और भी तरह की जो थेरेपीज़ हैं, स्पीच थेरेपी हैं, यानी समय पे जब उसे बोलना है बोल नहीं पा रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा है, अति हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ कर रहा है, स्कूल से कंप्लेन आती है कि बच्चा बिल्कुल एक जगह बैठता नहीं है, कुर्सी पे बैठता नहीं। अगर कुछ भी ऐसा लगे जो असामान्य, देखिए सामान्य और असामान्य में बहुत महीन रेखा होती है, तो यदि कोई चीज़ आपको असामान्य लग रही है या पेरेंट्स को, माता पिता को असामान्य लग रही है, तो उसको एक बार पूछने में कोई हर्ज नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। उससे हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। अगर वो सामान्य है तो डॉक्टर खुद ही बता देगा कि भाई ये सामान्य है, आप चिंता ना करें, लेकिन उसे लेके बैठे रहना। दूसरा जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कोविड के बाद से मैं देखती हूँ, या जो एकल परिवार हैं जिनमें माता पिता दोनों कार्य करते हैं, बच्चे बहुत अधिक मोबाइल का प्रयोग करते हैं। मोबाइल के प्रयोग से उनको एकाकीपन, या जो चलचित्र होते हैं उनसे कन्फ्यूजन क्रिएट होना, एकाकीपन, अकेले रहना, बातचीत नहीं कर पाना, और धीरे धीरे उनके अंदर ऑटिज्म के फीचर्स जो डेवलप हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, स्क्रीन टाइम, WHO भी कहता है कि 2 वर्ष तक बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह का टीवी, मोबाइल, इनसे दूर रखना बहुत आवश्यक है। आजकल तो बस जैसे ही बच्चा पैदा होता है, मैडम के कमरे से, OT से बाहर निकलता है, अटेंडेंट तुरंत मोबाइल लेके आ जाते हैं। तो मोबाइल से दूर रखें बच्चों को। ये बहुत आवश्यक है कि उसे म्यूज़िक, अदर सेंसरी, खिलौने छूना, बातें करना, बच्चे को समय दें और स्क्रीन से दूर रखें। ये बहुत आवश्यक है। मैडम लास्ट सवाल, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सवाल ये है, क्योंकि मैं आजकल मैं कई जगह पे मेडिकल जगह देख रहा हूँ। वो सवाल ये है कि कुपोषण को हम समझ नहीं पाते हैं। जब तक कुपोषण को हम समझते हैं, बच्चा कुपोषित हो चुका रहता है। अभी बड़ा गाँव में PSC केंद्र है, वहाँ पर मैं गया था, सेमिनार चल रहा था। हमसे बोले भी तो हम बोले कि कुछ काम तो हो नहीं रहा है,
बस सेमिनार चलता है और आप लोग जो है गजट जर्नल पास कर देते हैं। तो मैडम मैं जानना चाहता हूँ कि कुपोषित बच्चा जो होता है उसको कैसे एनालिसिस तुरंत माँ या गार्जियन या घर वाले कर लें? देखिए, मैं आपको आज एक और मज़ेदार बात बताती हूँ। कुपोषण केवल वज़न का कम होना नहीं है। कुपोषण होता है पोषण का पूरा न मिलना, या ये वज़न से रिलेटेड नहीं है। इसमें वज़न कम भी हो सकता है, इसमें बच्चा ओबीज यानी मोटा भी हो सकता है, मोटापे का शिकार भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि ये भैया देखिए खूब मोटा एकदम गोल मोल बच्चा है, हाँ, हेल्दी भी नहीं, उसको हेल्दी वर्ड कहना गलत है। एक मोटा सा बच्चा है, गोल मोल सा, चबी है, गाल फूले फूले से हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन आप कराएंगे 5 आ रहा है, तो वो कुपोषित है, उसे हम हेल्दी नहीं कह सकते। ही इज़ एन अनहेल्दी चाइल्ड, अनहेल्दी बच्चा है। तो पोषण पे ध्यान देना आवश्यक है। बच्चे का केवल वज़न, मैं आजकल देखती हूँ बच्चे आते हैं तो उनके पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, इसका वज़न बढ़ नहीं रहा है। वज़न तो बस एक छोटा सा हिस्सा है पोषण का, हेल्थ का एक छोटा सा हिस्सा है वज़न, लंबाई, ये सब तो जो है सो है, लेकिन अगर उसमें न्यूट्रिशन पूरा है, विटामिन पूरे हैं, मिनरल पूरे हैं, खून की कोई कमी नहीं है, बच्चा चंचल है, खेल रहा है, तो वो कुपोषित नहीं है। कुपोषण को पहचानने के लिए आवश्यक है कि यदि बच्चा कमज़ोर है तो कहीं हमारी रेंज में नीचे तो नहीं है, रेंज के बाहर कम वज़न तो नहीं है, या रेंज से अधिक वज़न तो नहीं है, उसकी लंबाई कम तो नहीं है, बाल सफ़ेद तो नहीं है, शरीर पर अलग अलग तरह के कोई रैश तो नहीं है, या काला तो नहीं पड़ गया है, आँखों में कोई लाल निशान तो नहीं है, यानी विटामिन ए की कोई कमी हो, या शरीर की हड्डियों की बनावट में कोई दिक्कत तो नहीं है, विटामिन डी की कोई कमी तो नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो माइन्यूट डिटेल्स हैं जिन्हें, और सामान्य ओपीडी में जब बच्चे आते हैं हम उनका वज़न लंबाई करते हैं, अगर कोई भी छोटी सी भी चीज़ होती है जो कुपोषण की तरफ होती है तो हम उसे ज़रूर एड्रेस करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक पौष्टिक आहार बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। आजकल स्विगी जोमेटो की देन की वजह से जो पोषक फूड होता है, जो अच्छा खाना होता है, अच्छी डाइट होती है, उससे बच्चे बहुत दूर हो गए हैं। या तो बच्चों को भरपूर अन्न नहीं मिल पा रहा है, या तो बच्चे सिर्फ रिफाइंड चीज़ें खा रहे हैं जिसमें सिर्फ मोटापा बढ़ रहा है और पोषण कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही अतिशयोक्तियाँ बहुत ही ख़राब हैं, और बच्चों को जो कल के भविष्य हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें। अगर हम अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं तो एज अ डॉक्टर या एज अ पेरेंट्स ये हमारी बहुत बड़ी असफलता है, और उन्हें जागरूक भी करना है। ये नहीं कि 18 तक तो आपने उन्हें ठेल ठाल के बांध बूंद के जो देना था दिए, और हॉस्टल में जाते ही कुछ भी अनाप शनाप खा रहे हैं। उन्हें जागरूक करना है, उन्हें समझाना है कि अच्छे पोषक भोजन का महत्व क्या है शरीर के लिए, और वही हमेशा साथ रहेगा। मैडम ऐसा कुछ सवाल हो जो मैं न पूछ पाया हूँ और आप गार्जियन को, पेरेंट्स को बताना चाहें, और ख़ासतौर से दिवाली के माहौल को प्रदूषण को? जी बिल्कुल, देखिए बच्चों में एस्थमा, जिनको चाइल्डहुड एस्थमा है, उनको दिवाली के दौरान काफ़ी समस्याएं आती हैं। ये बच्चे एकदम से इस दौरान हॉस्पिटल में विज़िट करते हैं, तो ध्यान रखें। पटाखों के जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो तो है ही, उसके साथ साथ जो एयर पोल्यूशन है उससे बच्चों को बचा के रखें। मास्क का प्रयोग करें इस दौरान, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, और हम सब ने भर भर के सीखा है कोविड में हैंड सैनिटाइज करना है। इस दौरान हैंड सैनिटाइजेशन करें, क्योंकि हर जगह इस समय वायरल जीवाणु भरे ही रहते हैं, तो उससे हम कहीं ना कहीं इससे बचेंगे। दूसरा, अच्छा भोजन दें। तीसरा, वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाएं, और अपना जो रूटीन चेकअप है वो बराबर कराते रहें, तो हम हर तरह की समस्याओं से निपट सकते हैं। आपने समय दिया कंचन मैडम, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। शुभकामनाएं आप लोगों को भी, इस तरह से लोगों को जागरूक करते रहें और बच्चों का भविष्य बनाएं। बहुत से मित्रों की जिसको मैं भी नहीं समझता था, जैसे कि मैं समझता था कि मोटा होना बच्चा एक स्वस्थ बच्चा है, लेकिन जैसा मैडम ने बताया तो मेरे साथ साथ आपकी भी आंखें खुली होंगी। अगली बार हम मैडम से फिर मिलेंगे, किसी अच्छे विषय से बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।